प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत गुहिलों के अभ्युदय एवं प्रमुख गुहिल शासकों के विषय में चर्चा करेंगे। डॉक्टर जी.एच. ओझा ने गुहिलों को शुद्ध सूर्यवंशी राजपूत बताया है और अपने मत की पुष्टि में उन्होंने बापा के सिक्के तथा कुछ प्राचीन शिलालेखों का हवाला दिया है। डॉक्टर B.R. भंडारकर ने गुहिलों को नागर ब्राह्मणों की संतान कहा है। गुहिलों का प्रथम पुरुष गुह या गुहदत्त को बताया जाता है, जो आगे चलकर मेवाड़ का स्वामी बना। विदेशी इतिहासकार गुहिलों को विदेशी मानते हैं और घोड़ों से संबंधित बताते हैं अथवा ईरान से संबंधित बताते हैं, पर इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता। मेवाड़ के गुहिलों के अंतर्गत गुहिल गुहदत्त को आनंदपुर के अंतिम राजा शिलादित्य का पुत्र बताया जाता है। इसके वंशजों में बाप्पा रावल को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। डॉक्टर ओझा गुहिल का समय 566 ईस्वी के आसपास मानते हैं, जबकि बाप्पा रावल का समय 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ऐसा डॉक्टर गोपीनाथ का कहना है कि 734 ईस्वी में बाप्पा ने चित्तौड़ का किला जीता था। यह मत श्यामल दास का भी है, इसलिए उनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना अधिक उचित रहेगा। बाप्पा ने मेवाड़ क्षेत्र में स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी। जनश्रुति के अनुसार बाप्पा ने मौर्य वंशी राजा मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था, लेकिन इसमें काफ़ी मत भिन्न है। कर्नल टॉड के अनुसार 50 वर्ष की आयु में बाप्पा खुरासान राज्य चले गए और वहाँ के राज्यों को जीता और बहुत से मिले क्षत्रियों के साथ विवाह किया और 100 वर्ष की पूर्ण आयु के बाद उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इसमें भी विश्वास नहीं किया जाता। कहा जाता है कि बाप्पा का देहांत नागदा में हुआ था। आज भी बाप्पा का समाधि स्थल बाप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बाप्पा रावल के उत्तराधिकारी के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती। डॉक्टर जी.एन. शर्मा ने बाप्पा के उत्तराधिकारी के नाम क्रमशः इस प्रकार दिए हैं: भूगोल, महेंद्र, नाग, शिलादित्य, अपराजित, कालभोज, कुमार प्रथम, मत्तक, भर्तृभक्त सिंह, कुमार द्वितीय, महायक, कुमार तृतीय, भर्तृभक्त द्वितीय, अल्लट, रणवाहन, शक्ति कुमार, अम्बा प्रसाद। इसके बाद लगभग 10 अल्पज्ञात शासकों की चर्चा की गई है। इस वंश में 1171 ईस्वी में सामंत सिंह सिंहासन पर बैठा और उसने चालुक्य नरेश अजय पाल को परास्त करके मेवाड़ को ख्याति प्रदान की। यह घटना 1174 की है। लेकिन कुछ वर्षों बाद उसे चौहान राज्य के संस्थापक कीर्तिपाल कीतु के हाथों पराजित होकर भागना पड़ा। इसके बाद कीर्तिपाल ने चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने उन्हें भगाकर पुनः अधिकार कर लिया। कुमार सिंह के बाद पद्म सिंह और उसके बाद जत्र सिंह सिंहासन पर बैठा, जिसका काल 1213 से 1252 ईस्वी बताया जाता है। जत्र सिंह की पड़ोसी राज्यों के प्रति आक्रामक नीति रही। जत्र सिंह ने गुजरात के शासक के साथ संघर्ष किया और जत्र सिंह ने उनके मैत्री प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस समय तक जत्र सिंह गुजरात के प्रभाव से मुक्त हो चुका था, उसने अपनी सैनिक शक्ति को संगठित कर लिया था। जत्र सिंह ने मालवा के परमाणु को भी परास्त किया था। ये मत डॉक्टर ओझा का है, जो कहते हैं कि उसने परमार शासक देवपाल को परास्त किया था। जत्र सिंह ने गुहिलों की पराजय का बदला लेने के लिए समकालीन चौहान वंशी राजा उदय सिंह के नाडोल राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो राजा ने अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जत्र सिंह तेज सिंह के साथ किया। जत्र सिंह ने दिल्ली सल्तनत के साथ भी अपनी सफल विदेश नीति का संचालन किया। कहा जाता है कि जत्र सिंह को इल्तुतमिश की सेनाओं के साथ संघर्ष करना पड़ा। जय सिंह सूरी के गंभीर मर्दन से पता चलता है कि दिल्ली सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना मेवाड़ की राजधानी नागदा तक पहुंच गई। उसने आसपास के कस्बों, गांवों और राजधानी को लूटा।
सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जयद्रथ सिंह ने छापामार पद्धति से स्थान स्थापन मुस्लिम सेना का डटकर सामना किया। अंततः तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा, यानी तुर्कों को स्थायी सफलता नहीं मिल सकी। डॉक्टर ओझा और डॉक्टर जी.एन. शर्मा की मान्यता उचित प्रतीत होती है कि जयद्रथ सिंह के पूर्व प्रतिरोध के कारण तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा था। मुस्लिम इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के मेवाड़ अभियान का उल्लेख तक नहीं किया है। डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि मुस्लिम इतिहासकारों से चुप्पी का कारण सुल्तान इल्तुतमिश की पराजय हो सकती है। सिंध के नासिरुद्दीन से भी जयद्रथ सिंह ने संघर्ष किया और उबाचा की सेना के साथ भी युद्ध हुआ था। आबू के शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है। दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन से भी जयद्रथ सिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में संघर्ष करना पड़ा। इस आक्रमण की तिथि और कारण के संबंध में मुस्लिम इतिहासकार एक मत नहीं है। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज से दिल्ली बुलाया। जलालुद्दीन अपने प्राणों के भय से अपने साथियों के साथ चित्तौड़ के आसपास की पहाड़ियों में जा छिपा। सुल्तान ने उसका पीछा किया लेकिन सफल नहीं हो पाया तो वापस दिल्ली लौट गया। संभव है इस अवसर पर जयद्रथ सिंह के कड़े प्रतिरोध के कारण सुल्तान को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। अंत में वापस लौटने पर विवश हो गया हो। फरिश्ता ने इस सैनिक अभियान के समय 1248 ईस्वी के आसपास बताया है। जयद्रथ सिंह का मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके सहयोगी नेतृत्व में मेवाड़ राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य ही नहीं, दिल्ली के तुर्क सुल्तान भी मेवाड़ की नवोदित शक्ति से सशंकित हो उठे। जयद्रथ सिंह के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत तेज सिंह ने उसके योग्य पुत्र के रूप में कार्य किया। तेज सिंह का शासन 1273 ईस्वी तक चला। तेज सिंह की मृत्यु के बाद समर सिंह मेवाड़ का शासक बना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, आबू शिलालेख, चीरवे के लेख तथा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर उसे अपने समय का शक्ति संपन्न शासक माना जा सकता है। उसे भी दिल्ली सल्तनत की सेना से लोहा लेना पड़ा। 1299 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनानायकों उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उलुग खां उस समय सिंध में था। सिंध से अपनी यात्रा के दौरान उसने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया। इसके बाद चित्तौड़ के निकट नुसरत खां की सेना से जा मिला। नुसरत खां दिल्ली से चलकर पहले ही वहाँ पहुँच गया था। दोनों की संयुक्त सेनाएँ चित्तौड़ क्षेत्र में आगे बढ़ी और बडोसा के किले पर अधिकार कर लिया। कान्हड़देव प्रबंध का लेखक इस घटना की पुष्टि करता है। जैन ग्रंथ तीर्थकल्प और रणकपुर मंदिर का शिलालेख जानकारी देते हैं कि गोहिल नरेश समर सिंह ने सुल्तान अलाउद्दीन को परास्त कर चित्तौड़ की रक्षा की। समर सिंह ने मुस्लिम सेनानायकों से दंड लेकर आगे बढ़ना दिया। डॉक्टर जी.एन. शर्मा ने लिखा है कि समर सिंह की सीमा से निकलने के कारण मेवाड़ को सैनिक प्रस्थान से आने की संभावना थी, अतः उसने उससे दंड लेकर आगे बढ़ना दिया। इस प्रकार का विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। चीरवे के लेख में समर सिंह को शत्रु का संहार करने में सिंह के सदृश और अत्यंत शूर कहा गया है। उससे यही अनुमान उचित रहेगा कि उसने अपने राज्य में सामंतों का अधिकारियों को अनुशासन में रखा, अन्यथा उसने किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया, न किसी महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लिया। उसका उत्तराधिकारी रावल रत्न सिंह था, जिसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1303 में पद्मिनी के प्रश्न पर संघर्ष हुआ और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने चित्तौड़ पर अधिकार करके उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। तो आरंभिक मेवाड़ शासकों का यह संक्षिप्त विवरण है। इस पर रावल शाखा के राजाओं ने राज्य किया। अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार कर लिए जाने पर 1326 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया जागीर के सिसोदिया शासक हमीर ने मेवाड़ को पुनः मुक्त कराया। तब से मेवाड़ में रावल शाखा के स्थान पर राणा शाखा का आधिपत्य हो गया, जो भारत की स्वतंत्रता तक जारी रहा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।